हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार बोर्ड 10th को लेकर के हम लोग अच्छे से तैयारी कराने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग भी घर बैठे कोशिश कीजिए कि अच्छे से वीडियो देख करके और अच्छे से तैयारी कर लें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके हिंदी का जो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये जो आपका चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका हम लोग दो पार्ट में बनाए हुए हैं वीडियो। ये वीडियो पार्ट 2 है और इससे पहले वीडियो का पार्ट 1 आपके प्लेलिस्ट में होगा। यदि उसको आप नहीं देखे होंगे तो उसको भी आप देख लीजिए। ये दोनों वीडियो देखने के बाद आपकी तैयारी अच्छे से ये पहले चैप्टर की कंप्लीट हो जाएगी। और उम्मीद है कि इससे जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं और आप लोग फटाफट क्वेश्चन को क्लियर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कोशिश कीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई अदर बच्चे हैं जिनको पता नहीं है उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वीडियो में पहले आपको बता दें कि हम लोग 20 तक का क्वेश्चन पहले क्लियर कर चुके हैं। 20 तक, 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन को हम लोग पार्ट 1 में क्लियर कर चुके हैं। और ये पार्ट 2 में 20 से ऊपर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, सो आप इत्मीनान से देखिए और अच्छे से सीखिए। क्लियर है, चलिए। 20 तक का क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। आगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन से देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। कहानी है, भाषण है, साक्षात्कार है, निबंध है। तो जैसा कि आप लोग अपने बुक में देखेंगे, आप कंटेंट में ही देखेंगे जहाँ पे, तो वहाँ पे आप लोग का दिख जाएगा कि ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर जो होगा, आंसर बताइए आप लोग भी। आंसर इसका ग होगा। ठीक है, निबंध। क्लियर है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया। आपका ऑप्शन आपके सामने है, ललित सिंह यादव, किशोरी लाल, मोहन वाजपेयी और इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग बताइए क्या होगा आंसर। इसका आंसर जो होगा ललित सिंह यादव। ललित सिंह यादव ने अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतर किया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 23 जो है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। जैसा कि हमने पहले ही कहा था आपको कि जो भी आपके चैप्टर के राइटर होंगे उनके जन्म, मृत्यु, माताजी, पिताजी का नाम आप लोग अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है या फिर आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए इसका आप लोग बताइए कि अंबेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ था। ये क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 2019 में भी आया है और 2023 में भी आया है। 2019 में भी आया है और 2023 में भी आया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका ऑप्शन आप लोगों के सामने है, ब्राह्मण परिवार में हुआ, क्षत्रिय में हुआ, कायस्थ में हुआ या फिर दलित परिवार में हुआ। तो आप लोग आंसर दीजिए और इसका आंसर होगा दलित परिवार। इसका आंसर हो जाएगा दलित परिवार में अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। क्लियर है यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया। लेखक जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनको इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया। जातिवाद में, नारीवाद में, परिवाद में या फिर निर्विवाद में। तो जाहिर सी बात है कि इसमें लेखक को जातिवाद में इसमें जातिवाद में इसमें जातिवाद में लेखक को विडंबना दिखाई दिया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर अंबेडकर के माता जी का क्या नाम था। डॉक्टर अंबेडकर के माता जी का क्या नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, रानी बाई, कुंती बाई, भीमा बाई और शीलाबाई। तो इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर भीमा बाई। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? इसका ऑप्शन आप लोग के सामने है। 1920 है, 1918 है, 1914 है और 1916 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916। क्लियर है? तो ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर जी की है, राम मनोहर लोहिया जी की है, या फिर महात्मा गांधी की है, या फिर सुखदेव जी की है? बताइए आप लोग, और आपका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर जी। क्लियर? भीमराव अंबेडकर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? आदर्श समाज कैसा होगा? ये तो उन्होंने बताया कि वो स्वतंत्र होगा, समता होगा और उसमें भ्रातृत्व का भाव होगा। तो ये किसने कहा? क्या ये मैक्स मुलर जी बोले, बिरजू महाराज जी बोले, या भीमराव अंबेडकर जी बोले, फिर आगे, या फिर और किसी ने कहा? तो इसका जो आंसर होगा भीमराव अंबेडकर, ख इज राइट आंसर। क्लियर है? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ब्लैंक है, खाली जगह है, अर्थात कौन सा वर्ड इसमें आएगा? उसके पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण का अर्थ होता है, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, जो पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण है, अर्थात इसका कहने का मतलब है कि हम लोग के समाज में हम लोग जाति को देख करके पेशे को अपनाते हैं। अर्थात जैसे समझ लीजिए कि कोई एक नाई है, तो नाई का काम है बाल को काटना, काम नहीं है, अर्थात चूंकि ये पहले से चला आ रहा है इसलिए हम इस प्रकार के बोल रहे हैं। यदि इस वर्ड से किसी को ठेस पहुंचे तो आप माफ कीजिएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि जो पहले से आ रहा है, मैं एग्जाम्पल उसका देने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि नाई है, नाई के घर में बच्चे होंगे, तो हम लोग जनरली ये सोच लेते हैं कि वो भी बाल काटने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसका किसी और फील्ड में मन लगे या फिर कुछ और काम करना चाहता हो, ठीक है। लेकिन नहीं, हमारा समाज ऐसा कहता है कि यदि आप इस जाति में पैदा हुए हो और आपके पिताजी या पूर्वज ये काम किए हैं, तो आपको भी वो काम करना पड़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण। पहले से निर्धारित कर दिया जाता है कि बच्चे यदि गर्भ में भी हो तो उसका काम यही होगा, अर्थात पैदा होगा बच्चा तो ये काम करेगा। क्लियर है? चलिए, तो पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है, क्या करती है जी? बताइए आप लोग। श्रम विभाजन, जाति प्रथा, लोकतंत्र, या प्रत्यक्ष? इसमें से क्या श्रम विभाजन पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है या जाति प्रथा? तो इसमें हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ख, जाति प्रथा। जाति प्रथा जो है पेशे का दोषपूर्ण निर्धारित करती है। क्लियर हो गया? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग का, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में एक बेरोजगारी का कारण बनी हुई है। क्या कारण, कैसी कारण है? प्रत्यक्ष कारण है, प्रमुख कारण है? क और ख दोनों है क्या? प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों है, या घ इनमें से कोई नहीं है? चलिए आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण है, इसलिए इसका आंसर हम लोग ग देंगे, क और ख दोनों होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक नायक क्या है? मुक नायक क्या है? तो मुक नायक एक पत्रिका है। मुक नायक एक पत्रिका है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि जन्म, मृत्यु, लेखक, ये सब आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन 19 में भी आया है, 20 में भी आया है, 22 में भी आया है। तो उनका जन्म क्या 14 अप्रैल 88 को हुआ, या फिर 14 अप्रैल 1989 में हुआ, या फिर 14 अप्रैल 1890 में हुआ, या 14 अप्रैल 1891 में हुआ? तो राइट आंसर होगा घ, 14 अप्रैल 1891 में। क्लियर है? घ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया है, जन्म कहाँ हुआ ये भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? इससे पहले हम लोगों ने देखा कि कब हुआ था,
अब हम लोग देख रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। क्लियर है? तो बताइए, महू मध्य प्रदेश में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, दानकुनी पश्चिम बंगाल में, या फिर डुमराव बिहार में। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर होगा महू मध्य प्रदेश में। क्लियर है? महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? जाहिर सी बात है कि इस क्वेश्चन में ज्यादातर करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बातें हो रही है, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा। और ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इससे भी फिक्स है कि एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। क्लियर? चलिए बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1956 दिल्ली, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी, या फिर 1959 बिहार। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी बच्चों 1956 दिल्ली में हुई थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्जवल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, या पुरस्कृत भारत? जाहिर सी बात है कि आंसर होगा ग, बहिष्कृत भारत। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ तक कि ये क्वेश्चन आप लोग के ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे और ये क्वेश्चन 2022 में भी आ चुका है। क्लियर? तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? मैक्स मूलर जी को, महात्मा गांधी जी को, या भीमराव अंबेडकर जी को, या बिरजू महाराज जी को? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर भीमराव अंबेडकर जी होंगे, क्योंकि इन्हीं को भारतीय संविधान का निर्माता या भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है, या भारतीय संविधान के पिता के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? ये जैसे अंबेडकर जी के हिस्ट्री में पढ़िएगा आप, तो उसमें आपको दिखाया गया है कि उनके जो वाङ्मय है ये 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? क्या श्रम विभाजन को मानता है, धन विभाजन को मानता है, या जाति विभाजन को मानता है, या जन विभाजन को मानता है? तो आधुनिक हमारा जो सभ्य समाज है कार्यकुशलता के लिए क अर्थात श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर जी के पिता का क्या नाम था? जैसे कि मैंने शुरू में भी बता रखा है कि अंबेडकर जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, मृत्यु, जन्म, कहाँ पढ़े, कब पढ़े, किनके कहने से वो उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए गए, कहाँ पे गए, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोग अच्छे से ध्यान रख लेंगे। तो इनके जो पिताजी का नाम था, आप लोग बताइए, ऑप्शन आप लोग के सामने दिख रहा है और ऑप्शन है रामदेव सकपाल जी, रामजी सकपाल जी, रामकृष्ण सकपाल जी, या राधेराम सकपाल जी। तो इनका जो आंसर होगा ये ख नंबर होगा और रामजी सकपाल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसका रूप लिए हुए है? क्या ये स्वतंत्रता का रूप लिए हुए है, भातृत्व का लिए हुए है, श्रम विभाजन का लिए हुए हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना? भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना? दहेज प्रथा को माना, या फिर जाति प्रथा को माना, या फिर बाल विवाह प्रथा को माना, या फिर सती प्रथा को माना? देखिए ये सभी हमारे लिए खतरनाक है, कुछ भी इसमें से अच्छा नहीं है, लेकिन बात हो रही है भीमराव अंबेडकर जी की कि भीमराव अंबेडकर जी ने इनमें से किसको सबसे खतरनाक माना आर्थिक पहलू से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जाति प्रथा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा, घ नंबर। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए?
किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्च शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? ये क्वेश्चन एक बना था कि किनके प्रोत्साहन पे या फिर उच्च शिक्षा के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहाँ पे गए उच्च शिक्षा के लिए? ये क्वेश्चन आप लोग शायद पार्ट 1 वीडियो में देख चुके हैं। तो उसका आंसर था न्यूयॉर्क गए, लेकिन न्यूयॉर्क गए यहाँ पे क्वेश्चन है कि आखिर किनके प्रोत्साहन से गए न्यूयॉर्क, ठीक है? तो आपके ऑप्शन सामने है, काशी नरेश, पटियाला नरेश, दरभंगा नरेश या फिर बड़ौदा नरेश। तो जो इसका आंसर होगा, इसका ग नंबर आंसर होगा बड़ौदा नरेश। क्लियर हो गया? ग बड़ौदा नरेश। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, क्या है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? क्या ये अनुकूल है? बिल्कुल नहीं। लाभदायक है? बिल्कुल नहीं। हानिकारक है? हाँ, ये हो सकता है। इनमें से सभी तो होंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है कि इसका आंसर हो जाएगा ग। इसका आंसर हो जाएगा ग। ग, ठीक है? हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? अर्थात सच्चे लोकतंत्र क्या है? जाति प्रथा, सुशासन, भाईचारा या कानून व्यवस्था? लोकतंत्र का सच्चे अर्थ है भाईचारा। भाईचारा बने रहे, इसलिए इसका आंसर ग हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक कौन है? बाबा साहेब द्वारा जो रचित पुस्तक है वो कौन है? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसलिए इनमें से सभी, ये घ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? श्रम, ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग देख चुके हैं, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, अर्थात ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे, क्लियर कर लेंगे। ये क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? क्या भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जी है, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा है, या ललई सिंह यादव, या फिर नलिन बिलोचन शर्मा? इसका आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव। क्लियर है? तो ग नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आधुनिक मन्नू कहा गया है किनको? आधुनिक मन्नू किनको कहा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा गया है, महात्मा गांधी को कहा गया है, या अम्बेडकर जी को कहा गया, या सच्चिदानंद सिन्हा को कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर, अम्बेडकर जी को कहा गया है। क्लियर? घ नंबर अम्बेडकर जी को कहा गया है, ये घ अम्बेडकर जी को कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ उपहास होता है, प्रवाहित होता है, या बंधुत्व होता है, या आकांक्षिक होता है। तो विडंबना का अर्थ क नंबर उपहास होता है, इसलिए इसका आंसर क हो जाएगा, उपहास। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? क्या ये सामंतवादी व्यवस्था में संभव है, पूंजीवादी व्यवस्था में संभव है, या फिर समाजवादी व्यवस्था में संभव है, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग यदि इतिहास पढ़े होंगे तो इनमें ये सब बताया गया होगा कि पूंजीवादी व्यवस्था क्या होती है, सामंतवादी व्यवस्था क्या होती है। नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, इस चैनल पे आप लोग बने रहिएगा, हम लोग इसको बताएंगे और क्लियर करेंगे। ठीक है? तो भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में संभव है। समाजवादी इसका जो आंसर हो जाएगा, ये समाजवादी, ग नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये क्लियर हो चुका। हम लोग का जितना भी पार्ट 2 में क्लियर करना था, ये हम लोग क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं। और पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला करके लगभग 49 क्वेश्चंस है इसमें। और यदि आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो दोनों देख लिए हैं अच्छे से, तो आपका जो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया है। और मुझे उम्मीद है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव यदि इस चैप्टर से आता है तो आप लोग अच्छे से उसको क्लियर कर लेंगे और अपने मार्क्स को सिक्योर कर लेंगे, अपने मार्क्स को अच्छे से बढ़ाएंगे। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और दूसरे भी वीडियो जो हमने 10th क्लास में कैसे अच्छे मार्क्स लाएं अभी से भी, और जो टिप्स दिए हैं उसको भी आप लोग देख रहे होंगे, और देखिए उसको और उसका फ़ायदा उठाइए। और कहना ये है कि देखिए, ये पीपीटी बनाने में, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय भी लगता है। यदि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और आप क्या देखना चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट को पहले देखना चाहते हैं, इसका भी कमेंट कीजिए। क्योंकि जैसे जैसे आप लोग कमेंट करेंगे मेरा हौसला बढ़ेगा और हम उस चीज़ पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है? तैयारी कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।